हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 9 हिंदी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है क्या लिखूं। तो शीर्षक से ही पता लगता है कि लेखक उलझन में है और वो सोच रहा है कि उसे क्या लिखना चाहिए। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। जब कोई हमें कुछ लिखने को कहता है तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें या क्या लिखें। तो अभी हम पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि लेखक अपनी इस उलझन से कैसे बाहर निकलता है। लेकिन उससे पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। ये है पाठ के शब्दार्थ। एक शब्द के कई अर्थ दिए हैं, जो सबसे सरल है उसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द है स्फूर्ति, अर्थात फुर्ती, आवेग, बिना सोचे समझे कुछ कर बैठने की अंतः प्रेरणा, यथार्थता या यथार्थ, सत्य, उत्थित, उठा हुआ, रहस्य, गुप्त भेद, विज्ञो या विज्ञ, विद्वान, सम्मति, सहमति, अनुसंधान, खोज, विश्वकोश, वह ग्रंथ जिसमें संसार के सारे विषयों का विवरण हो, दुर्बोधता या दुर्बोध, जो शीघ्र समझ में ना आए, गांभीर्य, गंभीरता, गुत्थी, उलझन, अज्ञो या अज्ञ, नासमझ, पद्धति, प्रथा, पाश्चात्य, बाद का या पश्चिम का, आख्यायिका, सिलसिलेवार कहानी, उदात्त, ऊंचा, अभिव्यक्ति, व्यक्त करना या प्रकट होना, अनुसरण, पीछे चलना, समावेश, शामिल होना, संध्या, सांझ, अंकित, लिखित, कोलाहल, शोर या हंगामा, विषाद, उदासी, कलरव, मधुर ध्वनि। चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो लेखक कहते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, आज मुझे ज़रूर लिखना है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डिनर का कथन है। अंग्रेजी में एक बहुत फेमस निबंध लिखने वाले हैं ए.जी. गार्डिनर। उन्होंने कहा है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। मतलब लिखने के लिए आपके मन का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आप एक विशेष मानसिक स्थिति में ही लिख सकते हैं। और उस मानसिक स्थिति में क्या क्या होता है? उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, मन बहुत खुश होता है, उत्साहित होता है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, हृदय एकदम सक्रिय हो जाता है, ताजगी आती है, ऊर्जा आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें बहुत तेज विचार आने लगते हैं, लिखने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है कि लिखना ही पड़ता है। जब ये सब होने लगता है तो फिर आप लिखे बिना रह नहीं सकते। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। उस समय आप ये नहीं देखते कि हमें किस विषय पर लिखना है। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर देते हैं। कोई भी विषय आपको दे दिया जाए, उसमें जो भी आपकी भावनाएं हैं वो आप डाल देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। जैसे अगर हैट टांगनी है, आपको टोपी टांगनी है, तो कोई भी खूंटी चलेगी। इसी तरह से अगर आपको लिखना है तो कोई भी विषय चलेगा। बस आप में आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए, फिर कोई भी विषय हो उसी पर आप लिख सकते हैं। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। मतलब असली वस्तु हैट है, हमारे विचार है, खूंटी नहीं, विषय नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। जो सच्ची चीज़ है वो हमारे मन के भाव है, विषय नहीं है। लिखने में भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको विषय दे दिया कोई भी और आप में भाव ही नहीं है लिखने का, तो कितना भी आसान विषय हो आप लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप में वो भाव है तो फिर विषय कोई भी हो आप लिख सकते हैं। ओके। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है। तो लेखक कहते हैं, गार्डिनर की ये बात मुझे सही लगती है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मेरे अंदर वैसा उत्साह कभी आया ही नहीं, वैसी स्थिति मैंने कभी महसूस ही नहीं की जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो, जिसमें अपने आप भाव उठने लगे। उत्थित मतलब होता है उठा हुआ या उठना। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता होगा। जब कोई निबंध लिखने के लिए दिया जाता है तो बहुत सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बारे में चिंता करनी पड़ती है, तब जाके कहीं आप एक निबंध लिख पाते हैं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो निबंध है वो कोई साधारण निबंध नहीं है।
आज मुझे नामिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। आदर्श निबंध मतलब एक ऐसा निबंध जिसे वो आदर्श माने, जो एक अच्छा उदाहरण हो। नामिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। नामिता ने क्या टॉपिक दिया है? दूर के ढोल सुहावने, मतलब जो चीज़ें हमसे दूर होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, इस विषय पर निबंध लिखो। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। तो ये दोनों ही उनकी विषय जो है, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, उनके एग्जाम में आ चुके हैं। तो मुझे एक आदर्श, बहुत अच्छा निबंध लिखना पड़ेगा जिससे कि मैं उनको समझा सकूं कि निबंध लिखने का क्या रहस्य है, कैसे एक अच्छा निबंध लिखते हैं। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? सच में दूर से चीज़ें अच्छी लगती है, पर इतनी भी अच्छी नहीं लगती कि उन पर आप इतना बड़ा लेख लिख सके, 5 पेज लिख सके। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? एक निबंध तो ऐसा है जो बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, उसको 5 पेज में बनाना बहुत बड़ी बात है, और एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उसे इतना छोटा करके 5 पेज में लिखना वो भी बहुत मुश्किल है। समाज सुधार एक बहुत बड़ा और विवाद वाला विषय है जिस पर प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने उसके संबंध में लिखा है और उनमें आपस में ही मतभेद है। हर कोई अलग अलग लिखता है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। उसके बाद मैंने सोचा कि जो निबंध लिखने वाले होते हैं, जो निबंध लिखने में निपुण होते हैं, निबंध शास्त्र के आचार्य, उनकी क्या राय है, उनकी क्या एक तरह सम्मति मतलब सहमति होता है, वैसे उनका क्या मत है, निबंध कैसे लिखना है, पहले वो जान लेता हूँ। पहले यह तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है। एक अच्छा निबंध जो एक उदाहरण बने, ऐसा निबंध होता क्या है और कैसे उसको लिखते हैं, तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। वो सोचते हैं कि पहले मैं आदर्श निबंध लिखना सीखूंगा, उसको लिखने का क्या तरीका है, फिर विषय पर आऊँगा। इसीलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। जो निबंध शास्त्र लिखने वाले हैं उनकी कईयों की रचनाएं देखी मैंने, ये देखने के लिए कि कैसे लिखा जाता है। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। एक कहते हैं छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं रह पाती। एक ने कहा कि छोटा निबंध लिखिए, वो बड़े की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप बड़ा निबंध लिखते हैं तो उसकी सुंदरता खो जाती है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। इसको मैं मान लूँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो वैसे ही 5 पेज नहीं लिख पा रहा है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। अब उन्होंने ही आगे बताया है। एक तो उन्होंने कहा कि निबंध छोटा होना चाहिए, दूसरा वो कहते हैं कि निबंध लिखने के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, 2 प्रधान अंग होते हैं उसके, सामग्री और शैली। सामग्री मतलब क्या जानकारी, क्या कंटेंट आप दे रहे हैं उसमें, और क्या आपके लिखने का तरीका है, आपकी शैली कैसी है। पहले तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, जानकारी क्या देनी है और कैसे लिखना है। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी। पहले तो अब जो विषय दिए हैं उन पर कंटेंट इकट्ठा करना होगा, विचार समूह संचित करना होगा, मतलब बहुत सारे अलग अलग विचार इकट्ठे करने होंगे। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए, इसके लिए मुझे पहले सोच विचार करना चाहिए। मनन करना मतलब गहराई से सोचना। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। जिसने उसको विषय को पढ़ा होगा अच्छे से, वैसे विचार उसके मन में आएंगे। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अगर मुझे पता होता कि इस टॉपिक पर निबंध लिखने को आएगा तो लाइब्रेरी जाकर थोड़ा सा खोजबीन कर लेता इस विषय पर अब समय नहीं है। मुझे तो यही बैठकर 2 घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है, विश्वकोश जिसमें विश्व के सारे विषयों पर विवरण होता है, ना तो वो है मेरे पास, और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो। ना कोई ऐसा ग्रंथ है
जिनमें समाज सुधार और दूर के ढोल सुहावने इससे रिलेटेड कोई सामग्री मुझे मिल जाए। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करके लिखना होगा। जितना मुझे पता है उसी पर विश्वास करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विज्ञों मतलब विद्वानों। विद्वानों ने कहा है कि जिस पर आपको लिखना है पहले उसकी एक आउटलाइन बना लो, रूपरेखा बना लो। अतएव इसीलिए सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। दूर के ढोल सुहावने आपको पता होगा एक मुहावरा है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। अगर आपको ही कहा जाए इस पर निबंध लिखने को तो यही हाल हमारा भी होगा। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। आउटलाइन का मतलब यही होता है कि जो आप लिखने वाले हैं पहले शॉर्ट में उसको लिख लीजिए कि पहला मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें मैं ये लिखूंगा, सेकंड में उसे और एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में उसका सारांश लिखूंगा। तो जब मैं लिख लूंगा निबंध तब तो मैं उसका सारांश छोटा करके उसको लिख सकता हूँ। लेकिन लिखने से पहले ही, अभी मैंने लिखना शुरू भी नहीं किया, उससे पहले जो मैं लिखने वाला हूँ इतनी डिटेल में उसे कैसे मैं 10-5 शब्दों में लिख दूं। मतलब कि आउटलाइन बनाना बहुत ही कठिन लग रहा था लेखक को। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? क्या जितने भी हिंदी के निबंध लिखने वाले विद्वान हैं वो लिखने से पहले ही क्या आउटलाइन बना लेते हैं, रूपरेखा लिख लेते हैं? एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती थी। मतलब कि चीज़ों को बड़ा लिखना बहुत आसान है, उनको संक्षेप में लिखना कि पूरा जो निबंध है आपका वो किस बारे में है। आप पहले पूरा पढ़ के उसके बाद टाइटल देते हैं, उसको शीर्षक देते हैं। तो जो एजी गार्डनर थे उनको लेख तो वो लिख लेते थे लेकिन शीर्षक बनाने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती थी। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ पर शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। लेख वो लिख लेते हैं लेकिन शीर्षक उनके मित्र देते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसीलिए शेक्सपियर ने शायद से इसलिए उन्होंने अपने एक नाटक का नाम जैसा तुम चाहो वैसा रख दिया कि जो तुम चाहो इसका टाइटल वही मान लो। इसीलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। अब देखो लेखक ने कहा चलो निबंध लिखना है तो पहले उन्होंने देखा कि निबंध लिखते कैसे हैं। जो लिखने वाले हैं विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि पहले रूपरेखा लिखो। तो उन्होंने कहा रूपरेखा, निबंध तो मेरे माइंड में है नहीं कि मैं लिखने क्या वाला हूँ, उसकी रूपरेखा उसकी आउटलाइन कैसे तैयार करूँ, उसको शॉर्ट में कैसे लिखूँ। फिर कुछ उदाहरण दिए कि एजी गार्डनर को भी लिख वो लेते थे लेकिन उसको शॉर्ट में लिखने में, उसका टाइटल देने में प्रॉब्लम होती थी। शेक्सपियर ने भी शायद ऐसा ही किया होगा। तो भाई मुझसे तो रूपरेखा नहीं बनेगी, मैं तो आउटलाइन नहीं बना सकता। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। अब लिखना कैसे है, मुझे शैली मतलब मेरे लिखने का क्या तरीका है मुझे वो सोचना है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। जो शिक्षक है जो मतलब सिखा रहे हैं निबंध लिखना जिनको वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाषा में एक प्रवाह हो, एक फ्लो हो। मतलब भाषा जो है वो स्मूथ होनी चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से संबंध, वाक्य छोटे होने चाहिए लेकिन पहला वाक्य दूसरे से संबंधित हो। ऐसा नहीं पहले में आपने कुछ लिखा दूसरा बिल्कुल ही अलग हो। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। अब लेखक को अपना जो गौरव है, अपनी वो कितना विद्वान है वो भी दिखाना है, क्योंकि लेखक मास्टर है, शायद से टीचर है, तो वो अपने कितनी नॉलेज है उनको, अपनी विद्वता भी उनको दिखानी है। तो उसके प्रदर्शन के लिए, अपना एक तरह से गौरव स्थापित करने के लिए, मतलब अपनी महानता दिखाने के लिए ज़रूरी है कि एक वाक्य कम से कम आधे पेज का तो हो। मतलब वाक्य बड़े होंगे तभी आप एक तरह से आपकी महानता दिखेगी उस जो आपका पैराग्राफ है, जो आपका निबंध है उसमें। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि यह स्पष्टता और दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। अब जो वाक्य आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होने चाहिए। ये थोड़ा सा मजाक के उस पर कह रहा है लेखक कि अगर वाक्य जब अस्पष्ट होते हैं, अनक्लियर हो, पढ़ने वाले को थोड़ा समझ में ना आए,
जब वाक्य अस्पष्ट हो, दुर्बोधता, दुर्बोधता मतलब जिन्हें समझने में कठिनाई हो, कठिन समझ में आने वाली बात, ऐसे वाक्यों को पढ़कर ही जो पढ़ने वाले हैं वो गंभीर होते हैं, इनको वो सीरियस लेते हैं, इस तरह के निबंध गंभीर लगते हैं। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी है। फिर एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि श्री हर्ष ने भी इसीलिए कठिन भाषा का प्रयोग किया है। जो अज्ञों से न सुलझ सके, जो बहुत विद्वान होते हैं वो भी उसको सुलझा नहीं सकते, ऐसे गुत्थियां उन्होंने डाल दी है अपने काव्य में। और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है, और सेनापति जो हैं ये भी लेखक हैं, उन्होंने भी कविता को दुर्बोध, दुर्बोध मतलब जो जल्दी से समझ में न आए, ऐसी कविता उन्होंने बनाई है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। कहते हैं जब निबंध लिखो हम सीधी बात क्यों नहीं लिख देते, निबंध लिखो तो उसमें कठिन शब्द लिखो, अलंकारों का प्रयोग करो, मुहावरे हो, लोकोक्तियां हो, क्योंकि जब इस तरह से आप लिखते हैं तो पढ़ने वाले उसको ज़्यादा गंभीर लेते हैं, वो एक अच्छा ऐसे माना जाता है। तो यही लेखक बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए तो कि पढ़ने में वो थोड़े से अस्पष्ट हो, थोड़े जल्दी समझ में ना आए, तभी कहा जाता है कि निबंधों में लोकोक्तियाँ, मुहावरे और अलंकार का ज़रूर इस्तेमाल करें। तब क्या किया जाए? अब जो आचार्य है वो तो कह रहे हैं छोटे वाक्य बनाओ जो एक दूसरे से संबंधित हो, लेकिन अगर छोटे बनाऊंगा तो मैं अपनी विद्वता कैसे सिद्ध कर पाऊंगा कि मैं कितना विद्वान हूँ? तो अपनी महानता दिखाने के लिए कम से कम आधे पेज के तो वाक्य होने ही चाहिए, और जो वाक्य वो थोड़े से अस्पष्ट और समझने में मुश्किल हो, ऐसे होने चाहिए। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। जो अंग्रेजी में निबंध लिखने वाले हैं उनका तरीका, पद्धति मतलब तरीका बिल्कुल अलग है। जो हिंदी में इन आचार्यों ने बताया है वो वैसे नहीं है, उस कसौटी पर वो खरे नहीं उतरते, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मान मिलता है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। वो जो पद्धति है, लिखने का तरीका है, उसकी शुरुआत किससे मानी जाती है? मॉन्टेन से। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। मॉन्टेन का क्या तरीका है कि जो भी उन्होंने देखा या महसूस किया वो ही लिख दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। इस तरह से जब आप लिखते हैं, जो आपने देखा वैसा ही निबंध लिख दिया, तो ऐसे निबंधों की खास बात यह है कि वो मन से स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, बिना किसी रोक टोक के। स्वच्छंद मतलब बिना रोक टोक। उसमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। जब इस तरह से आप लिखते हैं कि जो देख रहे हैं आप वही लिखते जाते हैं, तो उसमें ना तो कवि जैसे अपनी ऊंची कल्पना से लिखते हैं, इमेजिन करके लिखते हैं कवि, वो ना उसमें वो होता है, ना ही आख्यायिका मतलब जो एक सिलसिलेवार कहानी होती है वो भी नहीं होती कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने देखा बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। ना ही लेखक जो इतनी सूक्ष्म दृष्टि से लिखते हैं वो उसमें होता है, और ना ही विद्वानों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, उनका गहरा एनालिसिस। ऐसे निबंध लिखना बहुत आसान है क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं होता। कवियों की तरह आपको ऊंची कल्पना नहीं करनी है, सिलसिलेवार कोई कहानी नहीं लिखनी है, सूक्ष्म दृष्टि से नहीं लिखना है, ना ही उसको एनालाइज करना है टॉपिक को। बस जो आप देख रहे हैं वही लिखते जाइए। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति होती है। लेखक की जो दिल की बात है, वो जो उसने महसूस किया सच्चे मन से, वो वही लिखता है। उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उसमें उसका उल्लास रहता है। सच्चे जो भाव है उसी को वो अभिव्यक्त करता है, और जो उल्लास, उसकी खुशी है, वो उसमें देखने को आपको मिलती है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। ऐसे निबंध आप कब लिख सकते हैं? जब आपकी मानसिक स्थिति कैसी हो, ना तो आपको अपने ज्ञान पर गर्व हो कि जो मेरा ज्ञान है वो मुझे सारा इस निबंध में लिखना है, जितना कुछ मुझे पता है उसमें आपको अपना ज्ञान नहीं दिखाना, बस जो आप देख रहे हैं वही लिखना है। ना आपको कोई कल्पना करनी है, जो आपके सामने है वही लिखना है, इमेजिन नहीं करना कुछ भी ना, जिसमें आप जीवन का जो गौरव है, आपका घमंड है, उसको भूल जाते हैं और अपने में ही लीन रहते हैं, अपने अंदर खो जाते हैं। हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं, जैसे हमने उसको ग्रहण किया
जो उसके बारे में सोचा देखने के बाद वो ही लिखते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी निबंध क्यों ना लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। फिर वो कहता है तो मैं भी इसी पद्धति को मानता हूं कि ये जो तरीका है मैं भी इसी को अपनाऊंगा, लेकिन मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। देखो, निबंध लिखते टाइम जो भावनाएं हैं लेखक की वो इसमें पता लग रही है। कई बार हम भी इसी तरह से सोचते हैं। मुझे अमीर खुसरो की कविता याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, बहुत प्रतिभा उनमें थी, टैलेंटेड थे। उन्होंने एक ही पद्य में, पद्य मतलब पोयम जिसको गाया जा सके, चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर डाली। उन्होंने क्या कहा? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। उन्होंने जल्दी से कविता लिख दी कि बहुत मुश्किलों से जतन करके खीर बनाई थी, चरखा चला दिया, कुत्ता आके खा गया, तुम बैठी ढोल ही बजाती रहो। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, मैं उनके जितना प्रतिभावान टैलेंटेड नहीं हूँ, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार कर लेने से मेरी कठिनाई आधी रह जाएगी। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। उन्होंने जैसे चारों औरतों ने जो कहा अलग अलग विषयों पर कविता, चारों विषयों पर एक ही कविता बना दी। तो मेरे भी जो दोनों विषय है कि दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, मैं भी दोनों विषयों का समावेश करके एक ही निबंध लिखूंगा। एक ही निबंध में दोनों विषयों को इंक्लूड कर दूंगा। समावेश करना, इंक्लूड करना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। कर्कशता मतलब होता है कर्कश आवाज़ जो कानों में चुभती हो, इसलिए दूर के ढोल हमें सुहावने लगते हैं क्योंकि उनकी जो खराब आवाज़ है वो दूर तक नहीं पहुंचती है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। जो पास में रहेगा, पास जाएंगे तो आपको कानों में वो आवाज़ चुभेगी, आप दूर रहेगा तो वो ढोल सुहावने लगेंगे। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। दूर बैठा आदमी जब ढोल की आवाज़ सुनता है उसको बहुत मधुर लगती है और वो अपने ही दिल में कोई जो उसने विवाह देखा होगा उसका चित्र आ जाता है। ढोल विवाह में बजता है अक्सर। कोलाहल से पूर्ण घर में एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। मतलब शादी का जो पूरा सीन है, जब वो ढोल को सुनता है तो उसके मन में क्या क्या आता है कि एक शोर से भरा हुआ घर है जिसके कोने में एक लज्जाशील शर्मीली नई वधू बैठी है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। वो जिसकी नई नई शादी हुई है नववधू, उसमें जो प्रेम है, खुशी है, लेकिन थोड़ा संकोच भी है, डर भी है, आशंका भी है कि नया घर कैसा होगा, थोड़ा उदास भी वो है, विषाद भी है उसमें, अपने घर को छोड़कर आई है। इन सब से उसका हृदय भरा हुआ है। तो जब वो सोच रहा होता है व्यक्ति, तो ढोल की आवाज़ उसको कर्कश नहीं लगती, वो मधुर लगने लगती है। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्साह का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तो ढोल की जो आवाज़ है, जब आप उसको सुनते हैं तो खाली ढोल की आवाज़ नहीं आपको सुनाई देती, उसके साथ क्या क्या चीज़ें और सुनती है आपको। वहाँ पर जो लोग खुश होते हैं उनका शोर सुनता है। शादी में आपने देखा होगा शोर शराबा रहता है। उत्सव जो चल रहा है उसका प्रमोद मतलब उसका आनंद भी मिलता है और साथ में प्रेम का संगीत भी होता है। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। इसीलिए अगर शादी में आपके पास ढोल बज रहा है तो आपको वो आवाज़ उसकी उतनी कर्कश नहीं लगेगी, क्योंकि उसके साथ आसपास की और भी बहुत सारा शोर आपके कानों में आता है। आनंद का कलरव है, जो मधुर ध्वनि है आनंद की वो है, उत्सव का प्रमोद भी है, प्रसन्नता है, लोगों में उत्सव मना रहे हैं, प्रेम का संगीत भी है। और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है, और जो दूर से उसको सुनता है वो तो उसके लिए तो वो बहुत मीठी आवाज़ होती है। ओके, लेखक ने शुरू कर दिया है अपना लेख लिखना। बहुत सारे उन्होंने तर्क वितर्क दिए पहले कि कैसे लिखना है, क्या उनका शैली कैसी होनी चाहिए, पहले रूपरेखा बनानी है या नहीं, जो निबंध लिखने वाले हैं वो क्या कहते हैं, और उसके बाद वो शुरू करते हैं। कुछ एक दो शैली उन्होंने बताई भी।
इंग्लिश में जो निबंध लिखने वाले हैं, ऐसे लिखने वाले हैं, उनका क्या स्टाइल है लिखने का। फिर अमीर खुसरो का एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया और सोचा कि दोनों विषयों को मिलाकर एक मैं निबंध लिखूंगा। तो दूर के ढोल सुहावने, ये पहला टॉपिक था। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी जो कर्कश आवाज़ है हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। ओके, चलिए। यह बात सच है कि दूर से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यथार्थता मतलब सच्चाई, ये बिल्कुल सच बात है। दूर से जो यथार्थ है, सच्चाई है, वो कितनी कठोर है, दूर से आप नहीं बता सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। तरुण मतलब होता है जो युवा है, यंग लोग है, जो जीवन संग्राम, जीवन की जो कठिनाइयां हैं अब तक उनके सामने नहीं आई है, वो उससे दूर है। तो जीवन संसार उनको कैसा लगता है? बहुत ही मनमोहक लगता है। लेकिन जो वृद्ध हो गए हैं, जो बूढ़े हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। बूढ़े लोग भी अपने बचपन और अपने जब वो जवान थे, युवावस्था में थे, उसकी बात, उसकी स्मृति, उसको याद करके सुखी होते हैं। वर्तमान में क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, उस समय उनको जीवन अच्छा नहीं लगता। वो पुरानी बातों को याद करते हैं, सुख महसूस करते हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। अतीत मतलब जो समय बीत गया है उसी का सपना वो देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, जो युवा होते हैं उनके लिए आने वाला समय उज्जवल है, उन्हें भविष्य अच्छा लगता है। ऐसे ही बूढ़े लोगों को जो पुराना समय है वो अच्छा लगता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष है। देखो, दूर के ढोल सुहावने का क्या अर्थ है? जो यंग लोग हैं उनको आने वाला समय अच्छा लग रहा है, जो बूढ़े हैं उनको बीत गया, जो दूर वाले समय है दोनों को वो अच्छे लगते हैं। जो अभी प्रेजेंट है, जो पास में समय है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहते हैं। जो वर्तमान है उसको नहीं जी रहे हैं। तरुण चाहते हैं, जो यंग लोग हैं, कि जो आने वाला है उसको हम वर्तमान में ले आए, मतलब वो भविष्य को जल्दी पाना चाहते हैं। वहीं जो बूढ़े लोग हैं वो जो समय बीत गया है, पुराना समय, उसे वापस लाना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। तरुण जो है वो जीवन में क्रांति चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं वो जो उनका अतीत रहा है उसी में गर्व महसूस करते हैं, उसको संरक्षित रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पुराना ही समय अच्छा था। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इसीलिए वर्तमान में हमेशा सब शुद्ध, शुद्ध मतलब होता है परेशान या अशांत रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, और इसीलिए ही उसमें हमेशा सुधार होते रहते हैं, क्योंकि वर्तमान से कोई संतुष्टि नहीं होता। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। तो अगर हम मनुष्यों का इतिहास देखें तो आप देखेंगे हमेशा हमें सुधार की ज़रूरत रही है और कितने ही सुधारक हुए भी हैं। लेकिन क्यों कोई एक ऐसा समय नहीं है प्रेजेंट की बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, अब उसमें सुधार की ज़रूरत नहीं है? सुधारों का अंत कब हुआ है? बहुत सारे समाज सुधारकों के नाम आपको बताए हैं, और यही नहीं है सिर्फ ये, यहाँ इनकी गिनती समाप्त नहीं होती। हर जगह आपको सुधार करने वाले लोग मिल जाएंगे, हर नगर में, हर गाँव में। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। न दोषों का अंत होता है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का नव सुधार किया जाता है। जीवन में हमेशा नई नई समस्याएं आती रहती है, दोष उत्पन्न होते रहते हैं, और फिर नए दोष आएंगे तो नए सुधार भी होंगे। ना दोष खत्म होते हैं, ना समस्याएं खत्म होती है, ना उनका सुधार खत्म होता है। जो पहले सुधार थे, जो पहले हमें सही लगती थी चीज़ें, वो आज खराब लगने लगी है, वो अब दोष हो गए हैं। तो अब जो सुधार हो गए थे, पहले कोई गलत काम था उसका सुधार हुआ, अब फिर से प्रेजेंट में हमें वो जो सुधार हुआ था वो भी दोष लगने लगता है, फिर उसका सुधार हुआ। तो सुधारों का फिर से नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। तभी तो कहते हैं कि जीवन हमेशा प्रगति करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो देखो कितने अच्छे से लेखक ने दूर के ढोल सुहावने को समाज सुधार के साथ जोड़ दिया है।
हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, हिंदी में नया और आगे बढ़ने वाला साहित्य बन रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य का भविष्य में गौरव निहित है। जो वो निर्माता है उसके साहित्य को जो लिखने वाले हैं, उनको लगता है कि भविष्य में उन्होंने जो साहित्य बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, गौरव होगा उसका भविष्य में। पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और जो आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद जो साहित्य उन्होंने लिखा है वो पुराना हो जाएगा, तब नए लोग आएंगे, नया साहित्य लिखेंगे और जो आज तरुण हैं, आज जो युवा है, कल वो वृद्ध हो जाएंगे, वो भी बूढ़े हो जाएंगे और अतीत में क्या उनका गौरव रहा था वो सपना देखेंगे। कहने का मतलब है आज जो तरुण हैं उनको लगता है कि भविष्य में गौरव होगा, ठीक है। जब वो वृद्ध हो जाएंगे, यानी कि भविष्य तभी होगा तब उनका जो एक तरह से साहित्य उन्होंने लिखा है भविष्य में वो गौरवपूर्ण होगा। लेकिन जब तक वो भविष्य में जाते हैं, वृद्ध अवस्था में जाकर वो पुराने समय में जो उन्होंने, यानी कि जब वो तरुण थे, जब उन्होंने वो साहित्य लिखा था तब वो कितना गौरवमयी था, तब वो उसका सपना देखते हैं, ठीक है। तो तरुण भविष्य का सपना देखते हैं और जो वृद्ध है वो पुराने जो समय चला गया उनको वो गौरवमयी लगता है। हमेशा सब दूर की सोचते हैं, आज गौरवमयी है ये कोई नहीं सोच रहा है। उनके स्थान के तरुण का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। फिर जब वो बूढ़े हो गए, यहाँ पर नए तरुण, नए यंग लोग आएंगे जो भविष्य गौरवमयी होगा, भविष्य बहुत उज्जवल होगा, ऐसा सोचेंगे। दोनों के ही स्वप्न सुखद है। सपने तरुण जो फ्यूचर के देख रहे हैं या जो बूढ़े हो गए हैं जिनको पास्ट अब लग रहा है कि वो बहुत सुखद था, सपने दोनों के ही सुखद है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दोनों ही अपने अपने सपनों में खुश है क्योंकि दूर की चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। तरुण जो है उनको भविष्य अच्छा लगता है क्योंकि वो दूर है, जो वृद्ध है उनको अतीत अच्छा लगता है क्योंकि वो दूर चला गया है। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लगा था कि थोड़ा बोरिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लेखक की एक उलझन है कि वो निबंध लिखने बैठता है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे। अब निबंध लिखने के अलग अलग तरीके उसने बताए हैं। पहले विषय चुनना है, फिर उन्होंने कहा कि विषय ज़रूरी नहीं है, फिर उन्होंने कहा रूपरेखा बनानी है। जो लोग कहते हैं कि ऐसा करना है आपको, परफेक्ट काम ऐसे होता है, हर किसी को वो डिस्कार्ड करते गए। उन्होंने कहा रूपरेखा तो मुझसे बनेगी ही नहीं, जो मैंने लिखा नहीं उसको शॉर्ट में कैसे लिख दूं पहले से ही। फिर उन्होंने अपनी शैली तय की। शैली के बारे में भी उन्होंने कहा कि कोई परफेक्ट शैली नहीं होती, सबसे अच्छा तरीका है जो आप देख रहे हैं उसी को लिखते जाइए। निबंध लिखने के लिए उन्होंने अपने विचार, हर किसी के अपने विचार और अनुभव होते हैं, और फिर उन्होंने दो विषयों को एक साथ जोड़ा यहाँ पर, और दूर के ढोल सुहावने और जो दूसरा विषय था उनका समाज सुधार, दोनों को मिलाकर एक निबंध लिखा है जो बताता है कि जो चीज़ दूर होती है वो हमेशा हमें अच्छी लगती है और समाज सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति वर्तमान से संतुष्ट है ही नहीं। कोई फ्यूचर अच्छा चाहता है, कोई जो पास्ट चला गया उसको अच्छा मानता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।